हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस। चलिए शुरू किया जाए। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड टूटेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यानी हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में, या इसी को हम कहें प्रोटॉन के फॉर्म में। और जहां से भी आपको प्रोटॉन मिल सकता है वो सारे लोग बिहेव करेंगे कैसे? एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। और इसीलिए हम इन रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं एज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखा जाए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है मेटल सोडियम से। यानी अगर मैं सोडियम का रिएक्शन कराऊं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH से, इन दैट केस Na+ विल रिप्लेस H+ और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ H2 गैस। तो मुझे यहां से H2 गैस इवॉल्व होते हुए दिखेगा। अगला हम लोग कैटेगरी पढ़ा जाए एसिड बेस रिएक्शंस का। एसिड बेस रिएक्शन में कोई भी एसिड बेस रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम होता है which is shifted towards, equilibrium is shifted towards weak acid, weak conjugate acid मैं कहूं, and weak conjugate base। ठीक है, आइए देखा जाए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH रिएक्ट करता है NaOH के साथ। NaOH को आप सोच सकते हैं ये है OH-। OH- इज कॉन्जुगेट बेस 1। अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। ठीक है, सो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड 2। इसको 1 लिखा था, चलिए इसको 2 कर दूं मैं। ठीक है, दोनों का एक जैसा रखना चाहिए। सो कॉन्जुगेट बेस 2 OH- हैज कॉन्जुगेट एसिड H2O एंड कॉन्जुगेट एसिड 1 RCOH और इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा RCOO-। ठीक है, सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस 1। अब देखिए, यहां कॉन्जुगेट एसिड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू होगा 4 to 5 के करीब। आपका मन हो तो 4 to 6 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, और वाटर का पीके वैल्यू होगा 15.7। तो कौन यहां स्ट्रॉन्ग है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीकर, यानी ये है वीकर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और अगर हम वाटर की बात करें तो ये कैसा कॉन्जुगेट एसिड है? दिस इज वीकर कॉन्जुगेट एसिड। और ये अगर कॉन्जुगेट एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस OH- क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड और वीक बेस की तरफ शिफ्टेड होगा। तो ये इक्विलिब्रियम तो होगा बट इट विल बी ग्रेटली शिफ्टेड फॉरवर्ड। ठीक बात है, आगे चला जाए और दूसरा ऐसा रिएक्शन देखा जाए। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH रिएक्ट कर रहा है बाइकार्बोनेट सॉल्ट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, और इसको मैं लिखूं कॉन्जुगेट एसिड 1, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस 1 एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस 2 एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड 2। ठीक है, यहां बात किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके है 4 to 5 एंड दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड इन कंपैरिजन टू H2CO3 जिसका पीके वैल्यू होता है 6.35। तो इसको मैं वीकर लिख रहा हूं इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर से यही बात किया जाए, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड 1 स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीकर। ठीक है, और अगर ये कॉन्जुगेट एसिड 2 ये वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, सही शब्द है स्ट्रॉन्गर और वीकर, लेकिन कई बार हम वीक और स्ट्रॉन्ग लिख के भी काम चला लेते हैं। यहां भी देखिए रिएक्शन, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड और वीक बेस की तरफ शिफ्टेड दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये भी इक्विलिब्रियम होगा जो कि फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। अब आप समझिए, जब भी H2CO3 बन रहा होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा H2O और CO2 में, एंड यू विल गेट एफरवेसेंस ऑफ CO2। तो इसी का फायदा उठा के हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या किया जाता है, लैब में अगर आपको पता करना है कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड है, तो आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं एंड इवोल्यूशन ऑफ CO2 एफरवेसेंस will confirm that it is carboxylic acid और सल्फोनिक एसिड। अगर सही बात हम करें तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो कि ज्यादा एसिडिक है H2CO3 से, यानी जिसका pK 6.35 से कम है, वो सारे लोग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या है, इट इज इवोल्यूशन ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, विच विल गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट। हमने पता लगाया कि बाइकार्बोनेट टेस्ट वो लोग देंगे जिनका भी pK वैल्यू लेस देन 6.35 है। 6.35 बेसिकली pK है, ठीक है, H2CO3 का। ठीक है, इसका pK 6.35 होता है। जो भी इससे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर लेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जिसका भी pK 6.35 होगा, उस केस में आप यहां जो भी एसिड लेंगे, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर लेगा, H2CO3 बना लेगा। ठीक है, और वहां से आपको CO2 का एफरवेसेंस मिल जाएगा। तो आप इसको समझें कि विच विल गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, या इसी क्वेश्चन को आप समझें कि कौन सा यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका pK वैल्यू 6.35 से कम है, कौन H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है। देखा जाए एक एक करके। तो पहला है ट्रिफ्लिक एसिड CF3COH। ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pK वैल्यू होता है -14 के करीब, तो ये तो डेफिनेटली देगा ही। अगला एसिटिक एसिड, इसका pK होता है 4.8, ठीक है, जो कि 6.35 से तो कम है, ये भी देगा। अगला मीथेन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड्स का भी pK 6.35 से कम होता है, मीथेन सल्फोनिक एसिड का भी होगा लगभग 2.8 के करीब, -2.8 के करीब। ठीक है, तो ये भी डेफिनेटली देगा। आगे देखा जाए फिनॉल। फिनॉल का pK होता है 10 के आसपास, जो कि 6.35 से तो ज्यादा है। ये फिनॉल कम एसिडिक है H2CO3 के मुकाबले, यही वजह है कि ये बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। इथेनॉल, अल्कोहल का pK वैल्यू होता है 16 to 18, कोई भी अल्कोहल आपको बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। और अंतिम बात की जाए पिक्रिक एसिड की। पिक्रिक एसिड में देखिए ये OH अटैच है रिंग के साथ, ये भी एक फिनॉल का डेरिवेटिव है, लेकिन इसका pK वैल्यू होता है 0.38। ये इतना ज्यादा एसिडिक है कि फिनॉल होने के बावजूद इसका कॉमन नेम देखिए, उसमें एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शनली, ठीक है, हाई एसिडिक स्ट्रेंथ के चलते इसको ये नाम मिला है पिक्रिक एसिड। और इसका pK 6.35 के मुकाबले तो कम है, 0.38 है, यानी ये भी बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। आगे चला जाए और अब बात की जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सबस्ट्रेट। ये है बेंजोइक एसिड। यहां पे मैंने बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी लगाया है, यहां पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नाइट्रो इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इट हैज -m एंड -i इफेक्ट। जबकि आपका
OCH3, यहां ऑक्सीजन के पास देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट हैज +m एंड -i इफेक्ट, ठीक है, यहां +m डोमिनेट करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, यही वजह है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड विथ पीके वैल्यू 3.41, ठीक है। उसके बाद कौन? ये आपका रेफरेंस केस बेंजोइक एसिड जिसका पीके वैल्यू है 4.19। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथॉक्सी लगा है, ठीक है, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका पीके वैल्यू है 4.46। पीके वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये ऑर्डर निकाल सकें, ठीक है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि इसका कैसा इफेक्ट है, ठीक है। तो AERHI इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो हम क्लास 11th में पढ़े थे, आपको वो अप्लाई करने आना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो दिस इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए, ठीक है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। देखिए ये बॉन्ड जब भी टूटेगा इट विल ब्रेक टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो आप सोच सकते हैं OH यहाँ पे लीविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और आपको पता है OH माइनस इज पुअर लीविंग ग्रुप, यानी जरूर आप कुछ ऐसा करेंगे ताकि आप इसको कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट इट इनटू गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर आपको ये टाइप के रिएक्शन चाहिए तो आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपका पुअर लिविंग ग्रुप OH माइनस किसी बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। आइए इसी संदर्भ में हम लोग पहला रिएक्शन पढ़ें, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। यहां देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH का, और उसमें से H2O जो है ये बाहर निकाल दिया। हम H2O बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको कहेंगे डिहाइड्रेशन। अगर आपने डिहाइड्रेशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? एनहाइड्राइड, RCOOCOR, ठीक है। सो दिस इज एनहाइड्राइड प्रोडक्ट। अब ये एनहाइड्राइड प्रोडक्ट बनाने के लिए आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि P2O5 जो आपको रूम टेम्परेचर पे ही डिहाइड्रेशन करा देगा, या आप एसिडिक कंडीशन में इसको हीट कर सकते हैं, तो कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के अलावा किसी और तरीके से कराया जाए, तो आप एक SN2TH रिएक्शन भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एज इफ यहाँ पहले लिविंग ग्रुप था, उसको बाहर निकाल के ये इतना हिस्सा न्यूक्लियोफाइल का आ गया, एक यहाँ लिविंग ग्रुप था रहा होगा जो आपने बाहर निकाल दिया होगा, ठीक है। देखा जाए कैसे ये काम कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट किया SOCl2 के साथ, बेसिकली ये OH हटा के यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लिया एसाइल क्लोराइड में। अब एसाइल क्लोराइड में आपको पता है कि ये Cl- इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, यानी अब दूसरे एंड से मुझे जनरेट करना है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो बढ़िया हो गया। अब मैं क्या करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करा दूं बेस के साथ, ताकि मुझे कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाए। दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज द न्यूक्लियोफाइल। ये Nu- अटैक करेगा यहाँ कार्बोनिल कार्बन पे, और ये लिविंग ग्रुप जो कि बढ़िया लिविंग ग्रुप है बाहर निकल गया। दिस इज SN2TH रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और मुझे एनहाइड्राइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? देखिए क्लोरीन है, ठीक है, Cl- की तरह निकलेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है?
आपका कार्बोक्सिलेट आयन न्यूक्लियोफाइल है। चलिए अब हम लोग पढ़ा जाए अपना नेक्स्ट रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज फिशर ईस्टरिफिकेशन। इस नाम में आप समझिए कि ये जो फिशर है ये तो साइंटिस्ट के नाम पे है, और ईस्टरिफिकेशन क्योंकि यहां हम लोग एस्टर प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, देखा जाए यहां कैसे ये काम होगा। तो पहला बात, ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है। ठीक है, एसिड कैटलिस्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्क H2SO4 का या HCl गैस का भी। दूसरा जो इस रिएक्शन के साथ एक एसोसिएटेड डिसएडवांटेज है वो है दिस हैज स्लो रिएक्शन रेट। रिएक्शन काफी धीरे होगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल है यानी कि आप एसिड प्लस अल्कोहल से एस्टर प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अलोंग विथ वाटर, और रिएक्शन रिवर्सिबल भी है यानी आप एस्टर में वाटर डाल के और वापस रिएक्शन करा के एसिड और अल्कोहल भी पा सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, एसिड और अल्कोहल को मिला के एस्टर बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन को कहा जाएगा ईस्टरिफिकेशन। और अगर आप उल्टा कर रहे हैं कि एस्टर और वाटर से आप एसिड और अल्कोहल बना ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन कहलाएगा रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। ठीक बात है, हाइड्रोलिसिस और उसके साथ एसोसिएटेड मैकेनिज्म्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। आप फॉरवर्ड जाएं या बैकवर्ड जाएं, दोनों तरफ से रिएक्शन है SN2TH न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, इट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखा जाए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे हो रहा होगा। तो पहला चीज हम लोग करेंगे, रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए ये OH जो है ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ठीक है, डीलोकलाइज्ड है एसाइल ग्रुप के साथ, यानी ये कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मजबूत नहीं है क्योंकि OH हैज प्लस M इफेक्ट। सिर्फ OH की अगर हम बात करें तो इसका प्लस M इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये कार्बोनिल कार्बन इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो पा रही है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम लोग एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एसिड कैटलिस्ट करेगा क्या? इट विल कॉज प्रोटोनेशन ऑफ द एसिड, और प्रोटोनेशन ऑफ एसिड से क्या होगा कि कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके उस पर अटैक कर पाएगा। पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो पाएगा। पहले हम लोग एडिशन करा लिया जाए फिर एलिमिनेशन कराया जाएगा। तो पहले एडिशन की ही बात कर रहे हैं हम। पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने प्रोटोनेट कर दिया अपने एसिड RCOH को। अब H+ से पूछा जाए कि तुम किस ऑक्सीजन पे अटैक करना चाहते हो, इस ऑक्सीजन पे इसके पास भी लोन पेयर है या इस ऑक्सीजन पे इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये बताएगा कि देखो ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। रेजोनेंस के चलते यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव है। मैं H+ प्रोटॉन हूं, मुझे वहां जाना है जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है और H+ यहां जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिटा दूं इसको और ऐसे दिखाऊं कि ये वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है H+ पे, हमेशा आप कर्व्ड एरो दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन के सोर्स से। ठीक है, कि कहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जा रहा है बॉन्ड बनाने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, ये आपको दिखेगा प्रोटोनेटेड एसिड का स्ट्रक्चर। आप इसमें रेजोनेंस सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं ये पाई बॉन्ड अब और आसानी से ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। ये कार्बोनिल कार्बन पे अब आपको पॉजिटिव दिखने लगा, यानी इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया है। और आप समझें कि एक बार आपने प्रोटोनेट कर दिया तो बेसिकली दोनों ऑक्सीजन एक ही जैसे हैं। अब ये ऑक्सीजन में कोई अंतर नहीं रह गया। आप चाहें तो ये स्ट्रक्चर इस ऑक्सीजन के साथ बनाए डबल बॉन्ड, क्या मन करे तो इसके साथ बना लें। ठीक है, अब आगे चला जाए, देखा जाए सेकेंड स्टेप में क्या होगा।
सेकेंड स्टेप में होने जा रहा है न्यूक्लियोफाइल R-OH का अटैक। आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल स्पीशीज है, ये बहुत मजबूत न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि ये चाहता है कि कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मजबूत हो, मैं तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हूं, मुझे अटैक करने में आसानी हो। और हमने यही काम किया है, हमने एसिड को प्रोटोनेट करके यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मजबूत कर लिया। इस कार्बोनिल कार्बन पे अब मुझे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब यहां से ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इस पे, ठीक है, और आपको दिखाई देगा ये स्पीशीज बन गई, ठीक है। ये एक ऑक्सोनियम आयन है। ऑक्सोनियम आयन यानी बेसिकली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो H+ है, ठीक है, ये मूव कर जाए यहां से इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पे अब ये H+ चला गया। सो दिस इज H+ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। H+ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो कहां रहा है? इन द टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट में क्यों कह रहा हूं इसको, इस बात को समझो। टेट्राहीड्रल हम इसलिए कह रहे हैं कि यहां देखो रिएक्टेंट में ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। प्रोडक्ट में ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी इन दोनों जगहों पे तो आपको ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। टेट्राहीड्रल है कौन? टेट्राहीड्रल है इंटरमीडिएट, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद, ठीक है, ये जो स्पीशीज आपको मिल रही है ऑक्सोनियम आयन, यही टेट्राहीड्रल है, ठीक है। जहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, ठीक है। तो यहां इस टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट के अंदर H+ माइग्रेट कर गया, ठीक है। जैसे आप इसको सोचें कि यहां पहले जो आपका अल्कोहल वाला हिस्सा था वो ऑक्सोनियम आयन देता था, अब यहां पे OH वाले हिस्से पे चला गया, OH पे चला गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि H2O इज एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाए। H2O लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया। लेकिन यहां देखिए बगल के ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। ये H2O का बाहर निकलना, यही है एलिमिनेशन स्टेप। OH- की तरह आपका लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकला है, वो H2O की तरह बाहर निकला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप इज नॉट पुअर LgOH- बट एक्सीलेंट LgH2O। लिविंग ग्रुप की तरह यहां बाहर कौन निकला है? H2O, OH- नहीं निकला है, ठीक है। तो ये H2O बाहर निकल गया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। अब इस कार्बन जिस पे प्लस चार्ज आया है उसके बगल के ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसका हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं थ्रू p-pi बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग से हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो प्रोटोनेटेड एस्टर, तो दिस इज प्रोटोनेटेड एस्टर, ठीक है। और ये प्रोटोनेटेड एस्टर में से आप लास्ट स्टेप क्या करें? इसका डीप्रोटोनेशन कर लें ताकि आपको एस्टर प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक बात है। तो स्टेप 5 क्या है आपका? स्टेप 5 इज डीप्रोटोनेशन टू गिव एस्टर प्रोडक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिशर ईस्टरिफिकेशन के बारे में। पहला, वी यूज एक्सेस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को ही कई बार सॉल्वेंट की तरह ले लेते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे हम ये बात कर चुके हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो आप दो काम कर सकते हैं, खूब सारा एसिड लीजिए, खूब सारा अल्कोहल लीजिए, और जैसे ही आपको एस्टर और वाटर प्रोडक्ट मिले इनको रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकाल लीजिए। अब रिएक्शन मिक्सचर से बाहर कैसे निकलेगा? ये जो चार चीजें हैं इनमें देखा जाए, एसिड इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अल्कोहल ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एस्टर हाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये वीक इंटरेक्शन करेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वाटर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा,
दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी, एल्कोहल और एसिड के मॉलिक्यूल के साथ भी। ठीक है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप ले सकते हैं ढेर सारा रिएक्टेंट। ढेर सारा रिएक्टेंट का मतलब होगा ढेर सारा एसिड और ढेर सारा एल्कोहल। नॉर्मली हम लोग एल्कोहल को ही सॉल्वेंट की तरह ले लेंगे, ढेर सारा एल्कोहल लेंगे। ठीक है, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, रिमूव वाटर। और वाटर जो है वो एक एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के थ्रू ही यहां से निकल सकता है। अगला बात किया जाए तो रिएक्टिविटी फॉर फिशर स्टेरिफिकेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करना होगा। यही वजह है कि हम लोग एसिड कैटलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन बढ़ा रहे हैं। और दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कोहल। आपको पता है SN2TH में भी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तब होगा जब आपका न्यूक्लियोफाइल मजबूत हो, कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मजबूत हो, ताकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप आसानी से हो पाए। अगर इसी में बात करें हम तो एल्कोहल रिएक्टिविटी ऑर्डर इज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथेनॉल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे कम क्यों होता है 3 डिग्री अल्कोहल? ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट्स। इस बात को और समझा जाए तो देखिए, आप जब भी रिएक्शन करा रहे होंगे तो आप एसिड प्लस अल्कोहल से बना रहे हैं एस्टर प्लस वाटर। वाटर को आप बाहर निकालने की फिराक में हैं, उसके लिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे, डिस्टिलेशन कर रहे होंगे, ताकि लगातार वाटर जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर जाता जाए। और आपने एसिड कैटलिस्ट का उपयोग भी किया है। अगर आपका अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, ठीक है, और हीटिंग आप कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 डिग्री अल्कोहल खुद ही डिहाइड्रेट हो जाए, क्योंकि वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और इवन मैकेनिज्म से खुद ही डिहाइड्रेट हो सकता है। उस केस में आपका अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, खुद ही डिहाइड्रेट हो जाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि वो अगर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा हैं तो न्यूक्लियोफाइल होगा भी तो कमजोर। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपका एजाइल होना चाहिए ताकि वो जल्दी से जाके अटैक कर पाए, बल्कि 3 डिग्री अल्कोहल ये कमजोर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझा जाए। 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग, ठीक है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ फिशर एस्टरिफिकेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर थर्मली अनस्टेबल एसिड्स। वो एसिड्स जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो खुद ही टूट जाए, वो थर्मली अनस्टेबल हैं, उनका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते फिशर एस्टरिफिकेशन मेथड में। ठीक है, और हम उन एल्कोहल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते विच हैव हाई टेंडेंसी टू एलिमिनेट H2O। ठीक है, और यही वजह है कि हम लोग टर्शरी अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे फिशर एस्टरिफिकेशन में। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये लोगों में खुद ही जो H2O को एलिमिनेट करने की टेंडेंसी है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो और ज्यादा H2O एलिमिनेट होगा, खुद ही डिहाइड्रेट हो जाएंगे। और एसिड्स जो कि थर्मली अनस्टेबल हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो टूट जाएंगे। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग फिशर एस्टरिफिकेशन पे। सो क्वेश्चन इज राइट प्रोडक्ट। आराम से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, तब तक वीडियो पॉज रखिए। आई होप आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया होगा, आंसर निकाल लिया होगा। ये देखिए, ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं एसिड कैटलाइज्ड H+ H2SO4 TSOH। ये भी एक बहुत बढ़िया एसिड है। ठीक है, ये क्या है? TSOH, टोसाइलिक एसिड। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा ये एसिड कैटलाइट है। तो सभी के सभी ये फिशर एस्टरिफिकेशन है, एसिड कैटलाइट है। करना क्या है आपको? सिंपली ये सोचना है कि यहाँ से आप न्यूक्लियोफाइल ले जाएंगे, ठीक है, और ये वाटर की तरह बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, ये वाटर की तरह बाहर निकलता है। चलिए हम इसको वाटर बना ही दे सब जगह प्रोटोनेट करके। ठीक है, तो पहला स्टेप तो इसका प्रोटोनेशन ही होना है। ये वाटर की तरह बाहर निकलेगा इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे, और आप सोच सकते हैं वर्किंग न्यूक्लियोफाइल विल बी RO-।
टू गिव यू एस्टर प्रोडक्ट। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ये हट गया, दिस विल बी OC2H5, ये मिल गया आपको एस्टर। अगला देखा जाए PHCOOCH3, ठीक है, साथ ही साथ आपको H2O भी मिल रहा होगा। यहां पे देखा जाए ये अटैक करेगा इधर, इसको बाहर निकाल देगा। लास्ट वाले में देखा जाए, यहां देखिए, ठीक है, आपका न्यूक्लियोफाइल तो अंदर ही बैठा है मॉलिक्यूल के, ये अटैक, ये बाहर, और कितने साइड का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन भी इस रिंग का पार्ट होगा, ठीक है, तो 6 साइड का रिंग बनने जा रहा है। ये ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है, सो दिस इज 1, अच्छे से बना दूं मैं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 इज दिस ऑक्सीजन। ये क्या बना, दिस इज साइक्लिक एस्टर, और साइक्लिक एस्टर का ही नाम होता है लैक्टोन, ठीक है, सो दिस विल गिव यू लैक्टोन प्रोडक्ट। आगे चला जाए, अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ PCl3, PCl5 और SOCl2, ठीक है। यहां पे होगा क्या, तो हम यहां RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिल क्लोराइड RCOCl बनाएंगे। PCl3 के साथ देखा जाए तो यहां 3 इक्विवेलेंट RCOH का रिएक्ट करेगा विथ PCl3 टू गिव यू RCOCl प्रोडक्ट। PCl5 के साथ ये एक इक्विवेलेंट, SOCl2 के साथ भी ये एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, ठीक है। सभी केसेस में आपको एसिल क्लोराइड प्रोडक्ट मिलेगा। मैकेनिज्म के बारे में एक बात जाना जाए कि आप जानिए कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। रेजोनेंस की वजह से आपको दिखाई देगा कि इस ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव आता है, इस वाले पे डेल्टा पॉजिटिव आता है। और फास्फोरस जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बेसिकली अटैक ऐसे होता है, सबसे पहले फास्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, और देखिए यहां हो क्या रहा है, बेसिकली इस ऑक्सीजन को लेके फास्फोरस बाहर चला गया टू फॉर्म H3PO3। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये रह गया है अभी भी, ठीक है, एसिल क्लोराइड के अंदर। तो देखिए वो मार्क्ड ऑक्सीजन यहां पे है, यहां पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसपे डेल्टा निगेटिव है, ये गया है फास्फोरस के साथ, क्योंकि पहला इंटरेक्शन ऐसे हुआ होगा। यहां भी देखिए ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये सल्फर के साथ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट में कौन सा ऑक्सीजन रह जाएगा, यहां पे ये वाला, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है आपको प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन यहां प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आगे चल के हम लोग थोड़ी देर में PCl5 के साथ मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा ऑक्सीजन बच जाएगा एसिल क्लोराइड प्रोडक्ट में और कौन सा ऑक्सीजन चला जाएगा फास्फोरस के साथ। हम सिर्फ PCl5 का मैकेनिज्म बताएंगे, वो भी आपको जानना जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लिया जाएगा, कुछ बातें जान लिया जाए, ठीक है। फॉर रिएक्शंस ऑफ PCl5, PCl5 एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए सबको हम एक साथ पढ़ा देते हैं, ठीक है। आपको ये सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म तो नहीं जानना है, ठीक है, लेकिन ये सारे रिएक्शंस जानने हैं आपको, क्या प्रोडक्ट यहां बनेगा। देखा जाए, सबसे पहले देखिए एल्कोहल ROH के साथ रिएक्शन कराना है आपको PCl5 का। आप इसको ऐसे बना लीजिए ROH, और PCl5 को ऐसे लिख लीजिए Cl, और यहां पे 3 क्लोरीन, ये फास्फोरस के साथ ही, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl HCl, और यहां से POCl3, ठीक है, RCl HCl POCl3। अगर आपको एथर के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या करिए, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन और ये Cl3, फिर से RCl R-Cl एंड POCl3, ठीक है, RCl R-Cl एंड POCl3।
इसी तरह अगर आपको इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यही काम करिए। ये फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ Cl3, ये इधर से क्लोरीन यहाँ जाके लग जाएगा जहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ पे जाके लग जाएगा जहाँ ऑक्सीजन था। तो देखिए ये रिंग ऊपर की तरफ है, यानी दोनों लगने वाले क्लोरीन जो है वो ऊपर की तरफ लगेंगे, सेम साइड लगेंगे। दिस विल गिव यू सिस विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। इस केस में आपको सिस विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा और यहां से क्या मिल जाएगा, POCl3। अगला आपको रिएक्शन अगर सोचना है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, इस केस में क्या होगा, तो आप इसको यहाँ फॉस्फोरस लिख लीजिए, ये क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन और यहाँ Cl3। इस बार सोचिए कि ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि ये बॉन्ड टूटा, क्लोरीन लग गया, ये बॉन्ड टूटा, क्लोरीन लग गया और POCl3 बाहर, ठीक है। तो दोनों आने वाले क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगे हैं, सो दिस विल गिव यू जेमिनल डाइहैलाइड प्रोडक्ट अलोंग विथ POCl3। अगला हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ ये हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ एस्टर में ये R' ऐसे लिख लिया जाए और अब यहाँ लिखा जाए PCl, Cl and Cl3। ये ऐसे टूटेगा, RCOCl मिलेगा, यहाँ से HCl मिलेगा एंड यू विल गेट POCl3, ठीक है। तो RCOCl, POCl3 प्लस HCl। यहाँ पे देखा जाए सेम ट्रिक अपनाया जाए, PCl, ये भी Cl एंड दिस इज Cl3, यहाँ से मिलेगा RCOCl, R'(Cl) एंड POCl3, RCOCl, ठीक है। ये मार्क्ड ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चला गया, ये मार्क्ड ऑक्सीजन गया है इसी कार्बोनिल के साथ ही है, ठीक है। ये मार्क्ड ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा कि ये मार्क्ड ऑक्सीजन एक्चुअली, ठीक है, ये फास्फोरस के साथ जाता है। हमेशा ही जो ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव होगा वो फास्फोरस के साथ जाता है। ये ट्रिक तो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, फास्फोरस के साथ ही वाला ऑक्सीजन नहीं जाएगा कभी, ठीक है। तो जब मैकेनिज्म हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखा जाएगा तो इस बात की चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो एक ट्रिक है प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने में गलती आप यही कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा हमेशा इस मार्क्ड ऑक्सीजन पे जिस पे डेल्टा निगेटिव है वो जाएगा फास्फोरस के साथ, ठीक है। तो यहां भी ऐसे ही खैर प्रोडक्ट बना लिया जाएगा, RCOCl, R'(Cl) एंड POCl3। एमाइड के साथ रिएक्शन थोड़ा अलग होता है, हियर यू विल गेट नाइट्राइल प्रोडक्ट, ठीक है। यहां ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए समझा जाए कि क्यों ये जो मार्क्ड ऑक्सीजन है जिसपे डेल्टा निगेटिव है वो क्यों जाता है फास्फोरस के साथ। तो हम लोग बात कर लें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विथ PCl5। मैंने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन दिखाया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाकियों का रिएक्शन भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। देखा जाए क्या हो रहा है रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग PCl5 को देखा जाए, यहाँ फास्फोरस के पास, ठीक है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं और इस वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने के काम आएगा। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जिसपे डेल्टा निगेटिव है ये इंटरेक्ट कर रहा होगा किसके साथ, फास्फोरस के साथ, ठीक है। और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन होगा। आप देखिए ये पाई बॉन्ड मैं तोड़ रहा हूं और नया बॉन्ड बना रहा हूं इस ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड मैं तोड़ रहा हूं और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में मैं पाई बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, ठीक है। यहां बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड तोड़े हम और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड तोड़ के, ठीक है। तो आपको ऐसा ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगा। इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए ये बॉन्ड नया बन रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड नया बन रहा है, ये बॉन्ड नया बन रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये 3 बॉन्ड बनते हुए आपको दिखाई देंगे, ये 2 सिग्मा और ये 1 पाई। साथ ही साथ आपको दिखाई देगा कि ये जो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा एक साथ बहुत सारा काम हो रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड टूट रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बन भी रहा है। ये है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट
ठीक है, जिसके थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है। आपको अगला ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, अगला आप सोच सकते हैं कि ये एक कंपाउंड है बेसिकली जिसपे HCl का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये बॉन्ड तोड़ लीजिए तो इसको सोचिए H+, इसको सोचिए Cl-, ये पाई बॉन्ड तोड़ लीजिए तो इस कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन माइनस, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ऐसा। ठीक है, और ये आपको मिल गया। अगले स्टेप में फिर से ये वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है और ये देखिए ये ऑक्सीजन जिसपे शुरू में डेल्टा निगेटिव था, अब वो फाइनली फास्फोरस के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, ये वाला नया बॉन्ड बनेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड, और ये वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ के कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। यहां से आपको दिखाई देगा एसिल क्लोराइड और HCl बनते हुए। अब अगर आप हमसे पूछें कि सर ये मैकेनिज्म क्या मुझे याद रखना है, जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको ये मैकेनिज्म बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि ये ऑक्सीजन जिस पे डेल्टा निगेटिव था ये गया है फास्फोरस के साथ। अगर सिर्फ आपको ये एक पॉइंट पता है तो मान लिया जाएगा आप ये पूरा मैकेनिज्म जानते हो, इससे ज्यादा कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। So do not be bothered about this mechanism, do not be bothered about this cyclic transition state, कैसे बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, आप समझिए आपका एम है अपना एंट्रेंस एग्जाम जेईई या नीट क्वालिफाई करना, पीएचडी करना नहीं। ठीक है, तो ये पूरे मैकेनिज्म बताने का सिर्फ एक मतलब है कि आपको याद रह जाए वो ऑक्सीजन जिस पे डेल्टा निगेटिव है वो गया है फास्फोरस के साथ। बेसिकली आप इस क्वेश्चन में जहां भी आपको मार्क्ड ऑक्सीजन दिख रहा है आप पता लगा पाए वो किसके साथ जा रहा है। अल्कोहल में कोई परेशानी नहीं, एक ही ऑक्सीजन है वो तो फास्फोरस लेके जाएगा। एथर में कोई परेशानी नहीं, फास्फोरस के साथ ही जाएगा ऑक्सीजन। इपॉक्साइड में परेशानी ही नहीं है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन परेशानी नहीं है, एक ही ऑक्सीजन ही है, वो फास्फोरस के साथ जाएगा, POCl3 बनेगा। ठीक है, परेशानी कहां से शुरू होगी, एसिड एस्टर में। ठीक है, और यहां आप ध्यान रखिएगा ये वाला ऑक्सीजन जिसपे डेल्टा निगेटिव है ये प्रोडक्ट POCl3 में फास्फोरस के साथ गया है। ठीक है, एसिड और एस्टर में। एमाइड बिल्कुल ही अलग तरह का रिएक्शन है। ठीक है, यहां आप प्रोडक्ट याद रखेंगे, नाइट्राइल बनता है। आगे चलता हूं मैं और अपना नया अगला रिएक्शन देखूं, रिएक्शन विथ अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो क्या होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, अमोनिया जो है वो एक बेस है। अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो देयर विल बी एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, ये एसिड है तो अपना H+ देगा और अमोनिया H+ एक्सेप्ट करेगा। अमोनिया H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NH4+। ठीक है, तो NH4+ बन गया और ये अपना H+ दे दिया तो इट विल बिकम RCOO-। प्रोडक्ट इज अमोनियम एसीटेट। ठीक है, एसीटेट नहीं है, मुझे इनफैक्ट कार्बोक्सिलेट लिखना चाहिए था, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन तो करा देता हूं। ठीक है, सो दिस इज अमोनियम कार्बोक्सिलेट, प्रोडक्ट मिल गया मुझे। अब ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट अगर आप हीट करेंगे, ठीक है, देन देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन समझिए यहां से बाहर निकलेगा। ये एक ऑक्सीजन लग रहा है ज्यादा हो गया। ठीक है, सॉरी, ये एक ऑक्सीजन ज्यादा था, तो दिस इज RCOO- NH4+। यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, यू विल गेट एमाइड प्रोडक्ट। ठीक बात है, तो आपको एसिड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाना है। जब हीटिंग दिया होगा तभी आप एमाइड बनाइएगा। ठीक है, आइए एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग ये बात समझ लिया जाए। तो आपने एसिटिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, ए बना, ए को हीट करेंगे आप तो आपको बी और वाटर मिला। ठीक है, ए और बी क्या होगा, तो अगर आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे दिस विल गिव यू CH3COO- NH4+। ठीक है, अमोनियम एसीटेट, और जब आप इसको हीट कर देंगे यू विल गेट CH3CONH2 एसिटामाइड प्लस वाटर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, दिस इज एसिटामाइड।
ठीक है। अगला देखा जाए, आपने बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराया है अमोनिया के साथ, ठीक है। सो यू विल गेट अमोनियम NH4 प्लस अमोनियम बेंजोएट PHCOO माइनस। तो ये है अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। इसको हीट कर दीजिए, यू विल गेट PH, ठीक है, CONH2, दिस इज बेंजामाइड, ठीक है। लास्ट वाला देखा जाए, ये है आपका थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ आपने ट्रीट किया, इनफैक्ट यहां 2 इक्विवेलेंट अमोनिया का लगेगा एंड यू विल गेट E विल बी, यहां पे भी COO माइनस, ठीक है, NH4 प्लस COO माइनस NH4 प्लस, ठीक है, दिस इज 4। आगे देखा जाए, आपने उसको हीट कर दिया, दोनों जगह आप अमोनियम सॉल्ट से क्या बना लीजिए, एमाइड। तो F विल बी CONH2, दिस विल बी CONH2। और फिर इसके बाद देखिए देयर इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब है अब यहां से आपको अमोनिया निकलते हुए दिखाई देगा NH3, ठीक है। तो आप समझिए कि एज इफ ये NH2 और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है, ये बाहर निकल गया एंड यू विल गेट CONH, ठीक है। ये जो G प्रोडक्ट बना है इसका नाम है थैलीमाइड PHTHA, ठीक है। सो दिस इज इमाइड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। CONH2 इसको हम लोग कहते हैं एमाइड एंड C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये जो चीज है ये कहलाता है इमाइड। स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, A की जगह I आएगा, ठीक है। आइए ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड थैलीमाइड के संदर्भ में, उसके प्रिपरेशन के संदर्भ में कुछ और रिएक्शंस को देखा जाए, ठीक है। सो दीज आर ऑल वेज टू प्रिपेयर थैलीमाइड। अगर आप, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट कराएं NH4OH के साथ और हीट कर दें तो आप समझ सकते हैं NH4OH बेसिकली सोर्स है अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया इधर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, ठीक है। ये NH4 प्लस है, इसको H प्लस दे देगा, ठीक है। और आपको वापस से दिखाई देगा इधर भी COOH बन गया, फिर से अमोनिया का अटैक इस पे भी, एंड हीटिंग के बाद यू विल गेट थैलीमाइड प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर आप अमोनियम कार्बोनेट लेंगे तो भी यही रिएक्शन होगा, आप यूरिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी यही रिएक्शन होगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड थैलीमाइड, ठीक है। तो यहां ये जो शब्द है PH ये साइलेंट होता है, पढ़ते हैं इसको थैलीमाइड। आगे चला जाए और बात किया जाए अपने नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, ठीक है। इसमें पहला रिएक्शन हमको जानना है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH का रिडक्शन कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसका रिडक्शन करूं और बनाऊं RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूं रिएजेंट्स लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का या B2H6 इन THF, BH3 लिखा हो तो भी ठीक है, ठीक है। डाइबोरेन लिखा हो B2H6 तो भी वही बात है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाइबोरेन का इन THF सॉल्वेंट। यहां पे जानिए कि डाइबोरेन जो है ये प्रिफर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों बेटर होगा इसकी बात की जाए,
तो आप सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये OH जो है इसके प्लस M इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, ये अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं रहा, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये अच्छा है नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी की कमी नहीं है। इसी वजह से अगर आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली सोर्स है H- का, और इसी वजह से लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बढ़िया काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जनरेट करेगा H-, यहां ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है नहीं, H- को अटैक करने में तकलीफ है। इसके बावजूद H- इतना स्ट्रांग है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का कि अटैक करेगा और रिड्यूस करके दिखा देगा, ठीक है। लेकिन H- यहां इफेक्टिव नहीं है। ज्यादा इफेक्टिव कौन है? ज्यादा इफेक्टिव है आपका BH3। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका अटैक कैसे होगा? इसका अटैक होगा ऑन दिस ऑक्सीजन विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो BH3 जो है आपका दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और ये इसीलिए यहां ज्यादा सक्सेसफुल होगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखा जाए। यहां आप समझेंगे कि जब भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट LAH कह रहा है या B2H6 इन THF कह रहा है, तो आप रिडक्शन के बाद उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तभी आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कभी मेंशन नहीं होता, आपको एज्यूम करना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द रेट ऑफ रिडक्शन यूजिंग द बिलो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है आपके पास? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 और तीसरा BH3 इन THF। और आपको रिड्यूस किसको करना है? एसिल क्लोराइड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को और एस्टर को। तो यहां बात किया जाए सबसे पहले लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 का। LAH इज सोर्स ऑफ H-, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है ये। NaBH4 ये भी सोर्स है H- का, लेकिन इसका H- स्ट्रॉन्गर है। उसके कंपैरिजन में NaBH4 का H- कमजोर है। NaBH4 एक कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के मुकाबले। यही वजह है कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथ इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे आपने अभी देखा, एसिड को भी रिड्यूस कर पाता है। NaBH4 जो है ये सिर्फ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को ही रिड्यूस कर पाता है, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को तो कर ही नहीं पाता है। खैर, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिडक्शन की, तो आप समझिए सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कहां है? क्लोरीन यहां पे है। सेम जो हम ऑर्डर पहले पढ़ते आए, कहां H- का न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होगा? सबसे आसान होगा एसाइल क्लोराइड में, क्योंकि क्लोरीन हैज डोमिनेटिंग -I इफेक्ट। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मजबूत है कहां? एसाइल क्लोराइड में। तो आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लें या NaBH4 लें, सबसे आसानी से रिडक्शन होगा किसका? A का, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड का आसान होगा, स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। कीटोन का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है। और सबसे कठिन होगा एस्टर का, क्योंकि यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो यहाँ कार्बन होगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसका कम कर रहा है थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा A दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा B, देन C और सबसे कम D, ठीक है। NaBH4 की बात करें तो यहां भी यही ऑर्डर होगा A, B, C। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड सिवाय एसाइल क्लोराइड के किसी और को रिड्यूस ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो NaBH4 जो है ये रिड्यूस ही नहीं कर सकता आपके एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो A, B, C, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज D इज, साफ साफ लिखें, D इज नॉट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये तो एस्टर को रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, अब तीसरा बात किया जाए BH3 का। BH3 कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के
में जो आपको ऑर्डर दिख रहा था उसका उल्टा यहां दिखाई देगा। ठीक है, तो BH3 के साथ क्या होगा, सबसे आसानी से रिड्यूस कौन होगा आपके, ठीक है, एस्टर। फिर कौन होगा, फिर होगा आपका C कीटोन, फिर एल्डिहाइड, ठीक है, और सबसे कम A। तो जो ऑर्डर आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ मिला उसका अपोजिट ऑर्डर यहां देखने को मिलेगा। इनफैक्ट डाइबोरेन के साथ तो एसाइल क्लोराइड का ही रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो एसाइल क्लोराइड A का रिएक्टिविटी सबसे कम है। आप यहां ये भी समझ सकते हैं कि देयर इज नो रिएक्शन, ठीक है, विथ एसाइल क्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा BH3 जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस नहीं कर पाता। जो सबसे कठिन रिडक्शन है एस्टर का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आसानी से कर पाएगा। ठीक है, इसका एक्शन या रिएक्शन का रिएक्टिविटी जो है वो उल्टा है LAH के। LAH न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट और BH3 एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग अपना नेक्स्ट रिएक्शन समझा जाए, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। यहां क्या करते हैं हम लोग, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्वियस मीडियम में, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आपको दिखाई देगा एट एनोड आपको RR एल्केन बनते हुए। ये हम लोग एल्केन में पढ़ चुके हैं, एल्केन के प्रिपरेशन में, आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहां हम लोग सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को फ्यूज करते हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ RH एल्केन। ये भी हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमको समझना है दैट इज हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में COH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन जो हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, उसको हम अगर रिएक्ट कराएं X2 रेड फॉस्फोरस, ठीक है, या आप PX3 के साथ भी करा सकते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, देन यू विल गेट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगता हुआ आपको दिखाई देगा। X हो सकता है यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन। देखा जाए इसको, मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का। तो सबसे पहले समझिए आपका के पास जो RCH2COH है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये जो सबस्ट्रेट है आपके पास, ठीक है, सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा PBr3 या PX3 जो भी आप समझते हैं। तो PCl3 या PBr3 ही लिया जाता है, PBr3 के साथ हम पढ़ा देते हैं। तो ये OH हट जाएगा और इसकी जगह यहां से ब्रोमीन आके लग जाएगा। ठीक है, अब ब्रोमीन लगाने के बाद सोचिए कि ये आपको टॉटोमराइज करके दिखाएगा, ये X, ये Y, ये Z। यहां से ये हाइड्रोजन हटाइए, ठीक है, यहां से ये पाई बॉन्ड हटाइए, यहां पे पाई बॉन्ड बनाइए, ऑक्सीजन को आप H दे दीजिए। ठीक है, तो ये OH यहां चला गया, पाई बॉन्ड यहां आ गया। ठीक है, अब ये एक एल्कीन है। इस एल्कीन में आप सोचिए Br2 का रिएक्शन या इनफैक्ट Br+ का एडिशन। ठीक है, तो Br+ जब इस पे अटैक करेगा तो आपको दिखाई देगा ये बॉन्ड आपने पाई बॉन्ड जो बनाया था वो तोड़ दिया। ठीक है, यहां पे लिख दिया आपने माइनस और इसको लिख दिया प्लस, जहां माइनस था उसको Br+ से उठा के जोड़ दिया। पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, इस कार्बन पे। तो यहां कार्बोकैटायन आपने बनाया है, लेकिन बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड है थ्रू p-pi बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बगल के ऑक्सीजन के पास और साथ ही साथ ब्रोमीन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ब्रोमीन बड़ा एटम है, कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है। तो ज्यादा इफेक्टिव p-pi बैक बॉन्डिंग किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया थ्रू p-pi बैक बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा
बैक बॉन्डिंग सबसे मजबूत रेजोनेंस होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे सभी का ऑक्टेट पूरा हो पाता है। ये मैंने बैक बॉन्डिंग के बाद ये स्ट्रक्चर बना दिया, आपको दिखाई देगा कि यहां अब ये एज इफ H जो है H+ की तरह निकल सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड में ऐसे बनाऊं और इसको अगले स्टेप में तोड़ दूं, ठीक है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। H+ को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, H+ को बाहर निकाल दिया, देन आई विल गेट RCHBr, ठीक है, एंड देन दिस इज C डबल बॉन्ड OBr, ठीक है। अब आप समझिए ये रिएक्ट कर रहा है RCOOH के साथ, RCOOH के साथ, और फिर क्या हो रहा है, बेसिकली ये OH यहां से हटके इधर चला आ रहा है, ये जो ब्रोमीन था, ठीक है, ये यहां से हटके यहां चला जा रहा है। सो दिस विल गिव यू RC डबल बॉन्ड OBr, ये वाला, ठीक है, एंड योर प्रोडक्ट RCHBr C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपको मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज प्रोडक्ट इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ ही साथ ये स्पीशीज फिर से जनरेट हो गई। यही वजह है कि आपको PCl3 या PBr3 कैटालिटिक अमाउंट नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ पहली बार आप इसका जनरेशन के लिए PCl3 या PBr3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में तो ये खुद ही बनता जा रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको दिखाई देगा ये बनता हुआ, यही साइकिल बार बार रिपीट होगी। यहां से यहां आने की आवश्यकता तो सिर्फ शुरू में एक बार थी, ठीक है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए ऑन HVZ रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए, हम प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 एंड रेड फॉस्फोरस के साथ मैंने रिएक्शन कराया। कौन सा रिएक्शन है ये? HVZ रिएक्शन है। A बन गया, ठीक है। तो A क्या बना होगा? यहां देखिए प्रोपेनोइक एसिड के पास यहां ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। एक इक्विवेलेंट क्यों दिया है? ताकि आप सिर्फ एक ब्रोमीन लगाएं, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 ब्रोमीन लगा दिया। तो एक इक्विवेलेंट इसीलिए दिया है, ठीक है, कि सिर्फ आप एक ब्रोमीन लगाइए। A विल बी CH3 CH2 नहीं लिखना चाहिए, एक H हट के ही तो ब्रोमीन लगा है, ठीक है, COOH, ठीक है। अगले स्टेप पे आप क्या कर रहे हैं? इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ। अब अमोनिया 2 रिएक्शन ही कर सकता है, या तो यहां आए अमोनियम सॉल्ट बनाए, लेकिन हीटिंग नहीं दिया है तो एमाइड नहीं बनाइएगा। दूसरा क्या कर सकता है, ये अमोनिया आए और SN2 रिएक्शन करे, ये ब्रोमीन हटा के लग जाए, ठीक है। तो दूसरा रिएक्शन आप कराइए CH3 CHNH2 COOH बना दीजिए इसको, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अमोनियम सॉल्ट बनाए होंगे, ठीक है, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराए होंगे। हाइड्रोलिसिस वाला कई बार एज्यूम किया जाता है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट बनाए होंगे, फिर से उसका हाइड्रोलिसिस कर दिए होंगे। देखिए बिना हीटिंग के एमाइड मत बनाइएगा, ठीक है। तो बस यहां पे आके रुक गए आप, ठीक है। हाइड्रोलिसिस यू हैव टू एज्यूम हाइड्रोलिसिस। ये ऑर्गेनिक के साथ एक परेशानी है कि कई बार हाइड्रोलिसिस लिखा नहीं रहेगा, आपको एज्यूम करना रहेगा, ठीक है। और कई बार एज्यूम कर लेंगे तो ऑप्शन वैसा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आप समझिएगा कि हाइड्रोलिसिस करके आपको बताना है या बिना किए बताना है, ठीक है। खैर वापस आए और इस कंपाउंड को देखें। क्या ये एक अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या यही अमीनो एसिड आप पढ़े हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है, इसको ऐसे देखिए, इधर आपने लगाया NH2, ठीक है, दिस इज COOH, दिस इज H एंड दिस इज CH3, ठीक है। क्या नाम है इसका? नेम इज एलानाइन, ठीक है। 3 लेटर का एब्रीविएशन ALA, ठीक है। अब ये वाला देखा जाए, यहां हम क्या कर रहे हैं?
अगेन यहाँ भी एक इक्विवेलेंट Br2 का दिया है, या PbR3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HBr बाहर निकाल लेना है, ये हाइड्रोजन हटाइए, ब्रोमीन लगा दीजिए, प्रोडक्ट विल बी PH CHBr COOH। ठीक है, ये बनने वाला कायरल सेंटर है, ऊपर भी ये कायरल सेंटर था। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लिया जाए, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यू विल गेट रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ COOH। ठीक है, यहाँ Br, दिस इज H एंड दिस इज PH। साथ ही साथ इसका मिरर इमेज भी बन रहा होगा, HBr COOH PH। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री कहीं पूछ रहा हो तो आपको बताना रहेगा क्या हो रहा है। तो पहले स्टेप में, ठीक है, आपको पता है कि ब्रोमीन कहीं भी लग सकता है। हाँ, दूसरे स्टेप में ये जरूर SN2 रिएक्शन होगा, तो A जैसा होगा उसमें इन्वर्जन करा के आपको B बनाना होगा। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ कहीं पूछ नहीं रहा है, पूछेगा तो आपको बताना भी पड़ेगा। अब बात कर लिया जाए अपने अगले रिएक्शन की। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हंस-डिकर रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए, आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको रिएक्ट कराया Br2 के साथ इन CCl4 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CCl4 सॉल्वेंट में आपने इसका रिएक्शन कराया टू गेट RBr प्रोडक्ट। एल्किल हैलाइड यहाँ प्रोडक्ट बना है, यानी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, साथ ही साथ आपको दिखाई देगा CO2 बाहर निकला है, CO2 बाहर निकल गया और AgBr का प्रेसिपिटेशन हो गया। आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 बाहर निकला है। देखिए, CO2 बाहर निकला, इसलिए आप इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहिए। साथ ही साथ ब्रोमीन जाके एल्किल ग्रुप के साथ लग गया, इसीलिए आप इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि आपने RBr प्रोडक्ट बनाया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लिया जाए मैकेनिज्म ऑफ हंस-डिकर रिएक्शन का। तो देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH विथ AgOH। दिस विल गिव यू सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगला स्टेप में क्या होगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विथ Br2। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, दिस इज RCOO-। ठीक है, और यहाँ Br2 से Br+ और Br-। तो आप ये समझिए कि एज इफ ये न्यूक्लियोफाइल गया, ब्रोमीन पे अटैक किया, Br- को बाहर निकाल दिया, ये निकलने वाला Br-। ठीक है, और ये Ag+, ये लोग आपस में बॉन्ड बना लिए, AgBr की तरह प्रेसिपिटेट कर गए। ठीक है, एंड यू विल गेट RCOO-Br। दिस इज एसाइल हाइपोहेलाइट। ठीक है, हाइपोहेलाइट कह सकते हैं क्योंकि आप ब्रोमीन का इस्तेमाल कर लिए हैं, इसलिए ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। सो दिस इज एसाइल हाइपोब्रोमाइड। और यहां देखिए, ये ऑक्सीजन और ब्रोमीन का बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है, इसका होमोलिसिस हो जाएगा। बेसिकली ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां मैंने जनरेट किया है फ्री रेडिकल, और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं इनिशिएशन स्टेप। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप समझिए वो स्टेप जहां आप पहली बार फ्री रेडिकल का जनरेशन करते हैं, उसको आप कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। और अगला स्टेप, स्टेप 2 विल बी प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, एक फ्री रेडिकल से, ठीक है, एक फ्री रेडिकल, लेट से मैं उसको कहूं A डॉट से, दूसरा फ्री रेडिकल B डॉट बनेगा, B डॉट से फिर कुछ प्रोडक्ट बनेगा और A डॉट फिर से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला हम लोग बात किया जाए प्रोपोगेशन स्टेप्स का। तो यहां से जनरेट होने वाला फ्री रेडिकल RCOO डॉट जो है, ठीक है, ये टूट जाएगा, फिर से टू गिव, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, CO2 की तरफ बाहर निकल गया, एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ R डॉट। तो R डॉट का जनरेशन हुआ, CO2 यहां पे बाहर निकल गया। ठीक है, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया यहां से। अब ये जो R डॉट है, ये अब जाएगा एसाइल हाइपोहेलाइट के पास, और वापस वहां से आपको दिखाई देगा ये जो Br डॉट है और ये जो R डॉट है, ये आपस में रिएक्ट कर गए टू गिव यू RBr प्रोडक्ट,
और RCOO डॉट जो यहां आपने इस्तेमाल किया था उसको फिर से जनरेट कर लिया। ठीक है, तो एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट हुआ और अगले स्टेप में ये फ्री रेडिकल ने वापस से आपको ये वाला फ्री रेडिकल RCOO डॉट रीजनरेट करके दे दिया। तो ये स्टेप 2 के जो रिएक्शन है, ठीक है, लेट अस कॉल दिस एज 2A एंड 2B। ठीक है, इनिशिएशन एक बार, 2A 2B कई बार होंगे, नेट रिएक्शन क्या होगा, आप 2A और 2B को जोड़ दीजिए, यही नेट रिएक्शन होगा। अगर आप 2A और 2B को जोड़ेंगे तो RCOO डॉट यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गया, R डॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नेट रिएक्शन आपको क्या दिखाई देगा, नेट रिएक्शन विल बी RCOOBr gives you RBr प्लस CO2। ठीक है, तो ये नेट रिएक्शन होता हुआ आपको दिखाई देगा। आगे चला जाए, बात किया जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर का, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्किल ग्रुप R इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। आपको लगेगा ये तो रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, यानी R डॉट जहां स्टेबल हो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि यहां स्टेप 2A नहीं 2B जो है ये आपका मोस्ट प्रोबेबली RDS है। ये स्टेप जो है आपका स्लोएस्ट स्टेप है, तो आप समझिए कठिन क्या है, R डॉट का जनरेशन नहीं, कठिन है यहां पे स्टेप 2B। R डॉट जितना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना जल्दी वो, ठीक है, हाइपोहेलाइट से खींच लेगा आपका Br डॉट। ठीक है, RBr के बीच में बनने वाला बॉन्ड जितना स्टेबल होगा, जितना मजबूत होगा, उतना स्टेप 2B फास्ट होगा, और ये स्टेप यहाँ पे RDS है। मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। हम कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली ये रीजन है। ठीक है, आगे ओनली RBr इज ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड। ठीक है, RCl अगर आप इस मेथड से बनाना चाहेंगे तो उसका यील्ड बहुत पुअर होगा, और अगर आप आयोडीन के साथ ये रिएक्शन कराना चाहते हैं तो ये रिएक्शन आयोडीन के साथ नहीं हो पाएगा। वहां पे इसी के जैसा एक और रिएक्शन होता है, उसका नाम है सिमोनिनी रिएक्शन। ये सिमोनिनी रिएक्शन में क्या होगा, अगर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन यू विल गेट एस्टर एज प्रोडक्ट। ठीक है, along with decarboxylation and precipitation of HEI। ठीक बात है, आगे चला जाए और अपने अगले टॉपिक की ओर चला जाए। दिस इज रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब आप समझिए बेंजोइक एसिड PHCOH को आप समझ सकते कैसे, ये बेसिकली बेंजीन रिंग है जिसपे COH सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ये सब्स्टिट्यूएंट COH जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट हैज -M एंड -I है, यानी कि आप यहां समझ सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा ऑन डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SEAR होता हुआ दिखाई देगा। COOH ग्रुप का इफेक्ट कैसा है, -M और -I। ये एक डीएक्टिवेटर है, यानी अगर मैं बेंजीन के कंपैरिजन में रिएक्टिविटी की बात करूं तो बेंजोइक एसिड का रिएक्टिविटी कम होगा फॉर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, साथ ही साथ COH जो है ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपका रिंग पे मेटा पोजीशन पे आता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए जल्दी से हम लोग कुछ इसके रिएक्शंस पढ़ लिए जाए बेंजोइक एसिड के। सबसे पहले हम लोग बात करें नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन का मतलब है आपका इलेक्ट्रोफाइल है NO2+, कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पे। सो दिस विल गिव यू COOH और NO2 कहां आ गया, मेटा पोजीशन पे। सल्फोनेशन हम कराएं, ठीक है, COOH मेटा पोजीशन पे SO3H। हेलोजिनेशन कराएं, हेलोजिनेशन कराएंगे तो Br+ जो है, क्योंकि मैं Br2 FeBr3 का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, तो Br+ आएगा मेटा पोजीशन पे। बात करूं मैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की, तो हमने बात पहले ये की थी
कि कोई भी रिंग जो कि मोनो हेलो बेंजीन से ज्यादा डीएक्टिवेटेड है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो देता ही नहीं है। आप देखिए हेलोजन X के मुकाबले जिसका -I इफेक्ट डोमिनेट करता है उसके +M इफेक्ट पे, उसके मुकाबले COOH हैज -M एंड -I इफेक्ट, यानी बेंजोइक एसिड मोनो हेलो बेंजीन से तो ज्यादा डीएक्टिवेटेड है। यही वजह है कि देयर विल बी नो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस। कुछ और रिएक्शन हम लोग बेंजोइक एसिड के पढ़ लिए जाएं थ्रू ए क्वेश्चन, ठीक है। P2O5 सबसे पहले जानिए कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। अभी हमने इसको पढ़ा था कहां पे, एनहाइड्राइड के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो जैसे बाकी रिएक्शन देता है एनहाइड्राइड बनाता है, बेंजोइक एसिड भी बनाएगा, ठीक है। इट विल फॉर्म PHCOO COPH, ठीक है। सो दिस इज बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगला देखा जाए PCl5। PCl5 के बारे में जब हम रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था इसको ट्रिक के तरह ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, Cl3। So this will give PHCOCl plus HCl plus POCl3, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये मार्क्ड ऑक्सीजन जो है जिसपे डेल्टा निगेटिव है वो जाएगा फास्फोरस के साथ, तो ये वाला ऑक्सीजन यहां चला गया, ठीक है। ये मार्क्ड ऑक्सीजन जिसपे डेल्टा निगेटिव है वो कहां गया है, फास्फोरस के साथ, ठीक है। ये दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है वो रह जाता है PHCOCl में, ठीक है। अगर आप इतनी बात जानते हैं तो आप PCl5 के साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म जानते हैं। अगला रिएक्शन देखा जाए, आप 1 डिग्री अमीन के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो क्या सोचेंगे, आप इसको सोचेंगे एज इफ ये एक SN2TH रिएक्शन है, ठीक है। इधर से अटैक कराया, ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलने को तैयार तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि आप लीविंग ग्रुप में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और ये बाहर निकल आएगा। दिस विल गिव यू PHCONH ठीक है। बेसिकली आपको एन मिथाइल बेंजामाइड प्रोडक्ट मिलेगा, एन मिथाइल बेंजामाइड, ठीक है। तो आपको एमाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला देखा जाए, आप एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल के साथ, अगेन दिस इज सेम SN2TH रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपको दिखाई देगा देयर विल बी एस्टरिफिकेशन, ये अटैक, ये बाहर, दिस विल गिव यू द प्रोडक्ट PHCOOCH3, ठीक है। सो दिस इज मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। ये आपको यहां से एस्टर मिल गया प्रोडक्ट, यहां से एमाइड प्रोडक्ट मिल गया। विथ दिस वी एंड द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।